है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला एक और हिंदी का प्रैक्टिस सेट। शुरू कर लेते हैं। अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन तय वर्ग में नहीं आता या कौन तय वर्ग में नहीं है। स्पर्श व्यंजन से क्वेश्चन है कि कौन सा तय वर्ग में नहीं आता। तो जो तय वर्ग में आता है आपको पता है, तय वर्ग में तय, थे, उसके बाद डे, अड़े और अणे, ये किस वर्ग में आते हैं? ये हमारे तय वर्ग में आते हैं। जबकि तय वर्ग में नहीं आता, कौन सा नहीं आता? ध हमारा तय वर्ग में नहीं आता। ये कौन सा आता हमारा? ये आता तय वर्ग में। तय वर्ग में क्या क्या आते? तय, थे, द, ध और ने, ये किस वर्ग में आते हैं? तय वर्ग में। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ग में आता हमारा? तय वर्ग में आता है ध, जबकि अन्य सब तय वर्ग में आते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दूसरा दिया गया है। नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन हमारा, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ और औ जो हमारे दिए गए हैं, ये हमारे कंटोस्ट है। ठीक है, याद रखना। जबकि ओ औ और ये हमारा ऑक्सीजन वाला औ आता है, जिसे हम चौदवा स्वर कहते हैं और इसे आगत स्वर भी कहते हैं। क्लियर है, याद रखना। तो ये ओ औ और ऑक्सीजन वाला ओ, ये हमारा क्या है? कंठ ओष्ठ होते हैं। जबकि जो हमारी तालु होता है, तालु में क्या आते हैं? हमारी ई और ई तालु होती है। जबकि मूर्धन्य या मूर्धा री हमारा मूर्धन्य होता है। क्लियर है, तो याद रखना जो हमारा ओ और औ है क्या होते हैं? हमारे कंठोष्ठ होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द है जो विसर्ग से बना हुआ है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, निष्प्रह इससे बना हुआ शब्द है, विसर्ग से बना हुआ शब्द है। और विसर्ग कौन सी भाषा में आते हैं? तो याद रखना ये हमारे संस्कृत भाषा का होता है। विसर्ग कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? तो गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है, तो गरीबों में गरीब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। नेक्स्ट, नौकर चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, नौकर चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है। अर्थात कौन सी क्रिया होगी? नौकर क्या लाया? तो नौकर चिट्ठी लाया। ठीक है, अर्थात ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? ये हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्लियर है, क्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? आपके अकर्मक और सकर्मक। जबकि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया के दो भेद हुए, एक कर्म और दुई कर्म। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है छठा, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया कौन सी है? इसमें भी सकर्मक क्रिया से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी सकर्मक क्रिया? ऐसी क्रिया है जिसमें कर्म छुपा होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, लिखना और उठना, इसमें कौन सी सकर्मक क्रिया है? आप क्या से प्रश्न कर लो, अगर उत्तर मिला तो वो सकर्मक क्रिया है और उत्तर नहीं मिला तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे हंसना, क्या हंसना, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, अर्थात ये अकर्मक है। रोना, क्या रोना, ठीक है, ये भी हमारे क्या से प्रश्न करा, कोई उत्तर नहीं मिला, क्या रोना। लिखना, क्या लिखना, क्या से प्रश्न करो, क्या लिखना, तो बहुत सारी चीजें जाएंगी। पत्र लिखना, अर्थात उत्तर मिला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि उठने में क्या उठना, कोई आंसर नहीं मिला, अर्थात ये भी हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी तरह से अकर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान होती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, बाहर संज्ञा शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? बाहर संज्ञा शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? विशेषण से क्वेश्चन है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला गुणवाचक, उसके बाद परिमाणवाचक, परिमाणवाचक के बाद संख्यावाचक, और जो चौथा रूप होता है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं और इसमें क्या है, बाहर संज्ञा से कौन सा विशेषण बना है? तो बाहर संज्ञा से बना है बाहरी। ठीक है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा विशेषण से दिया गया है। संस्कृति में कौन सा प्रत्यय जोड़े कि यह शब्द विशेषण बन जाए? तो संस्कृति में सांस्कृतिक जोड़ देंगे, इक अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा विशेषण बन जाएगा और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। संस्कृति शब्द में क्या प्रत्यय जोड़े कि यह शब्द विशेषण बन जाए? तो इसमें इक जोड़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, इसमें लिखा है हाथी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लिंग से क्वेश्चन है कि हाथी में कौन सा स्त्रीलिंग होगा? तो हाथी का जो होगा, इसमें दिया गया हथनी लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, है तिनी होता है, आपको याद रखना। ठीक है, क्या होता है? हाथी का हथनी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत आसान है, रिपीट है, इसी तरह से रिपीट होता रहता है। दो शब्दों के परस्पर मेल से बनने वाला तीसरा शब्द को क्या कहते हैं? तो दो शब्दों के परस्पर मेल से पूछा है, दो शब्दों के परस्पर मेल से। अगर दो शब्दों के परस्पर मेल से पूछा है तो बनता है समास, और दो वर्णों के मेल से पूछता, शब्द की जगह वर्ण होता, तो हमारा आंसर हो जाता संधि। तो दो शब्द पूछा है, शब्दों के परस्पर मेल से क्या बनता है? समास बनता है। ठीक है, समास की परिभाषा है, आप याद रखना, अगर शब्द की जगह वर्ण हो जाता तो हमारा आंसर संधि हो जाता। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है नेक्स्ट 11वां और 12वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या दिया गया है 11वां क्वेश्चन हमारा, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। तो अर्थ के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला एकार्थी शब्द, दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी शब्द जिसे हम पर्यायवाची बोलते हैं, और जो चौथा होता है विपरीतार्थी विपरार्थी शब्द जिसे हम विलोम शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार के, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। क्लियर है, ये अर्थ के आधार पर होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो दिया गया है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? बहुत महत्वपूर्ण है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से किया गया है? तो याद रखना, वाक्य का वर्गीकरण हमारा 2 प्रकार से किया गया है। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? 2 प्रकार से, पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन होता अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 3 होते हैं, सॉरी रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 होते हैं, जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। देखो संख्या बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 11वां और 12वां क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक बार सही से लगाओ, कुछ ऐसा नहीं होगा, अगर 20 नंबर की हिंदी है तो 20 नंबर के होंगे, अगर 100 नंबर की है तो सब वो क्वेश्चन होंगे जो कराए गए होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट, ईमानदारी के लिए अंग्रेजी शब्द बताना है। ईमानदारी के लिए होनेस्टी, ईमानदारी, बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या है? ईमानदारी के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होगा? होनेस्टी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जो दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया मोर, सर्प और चातक के
अर्थों को प्रकट करने वाला एक शब्द बताइए, अर्थात एक शब्द बताना है जो मोर, सर्प और चातक का पर्यायवाची बनता हो। सही है, तो इसमें जो दिया गया है मोर, सर्प और चातक का जो पर्यायवाची होता है हमारा सारंग होता है। मोर, सर्प और चातक के साथ साथ सारंग और किसका होता है, तो आप याद रखना, आप लिख लेना, ये बादल का भी होता है, पानी का भी होता है, घोड़े का भी होता है, सिंह शेर का भी होता है सारंग, कमल का भी होता है सारंग, हंस का सारंग होता है और कामदेव का होता है। अब देखो ये इतने सारों का पर्यायवाची होता है सारंग। अब सब याद रखना, मोर, सर्प, चातक, बादल, पानी, घोड़ा, सिंह, कमल, हंस और कामदेव, सबका क्या है, सारंग होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब, जो दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, अभिज्ञ और अभिज्ञ शब्द युग्म का सुसंगत अर्थभेद कौन सा होगा। शब्द युग्म से क्वेश्चन है, पहला जो दिया गया है हमारा अभिज्ञ और दूसरा अभिज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्द युग्म जब हो पाते हैं जब हमारे यहाँ पूरे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन आते जरूर है। तो जो पहला लिखा है अभिज्ञ, इसका अर्थ होता है जानकार, ठीक है, जबकि अभिज्ञ इसका अर्थ होता है अज्ञानी। दोनों शब्द युग्म से क्वेश्चन है, याद रखना, शब्द युग्म से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संस्कृत शब्द का युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, अर्थात कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो हमारा सही नहीं दिया गया है। ये जोड़े गए हैं इस तरह से, जैसे कर्म का कार्य के साथ और क्रम का सिलसिला, क्या ये सही है? इस तरह से सोल्व होंगे। हाँ, तो ये बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारा सही है। कर्म कार्य होता है, क्रम होता है सिलसिला। उसके बाद उद्दत होता है तैयार, और उसके बाद उद्दत अखंड, बिल्कुल सही है ये भी। उसके बाद परिणाम, परिणाम का फल होता है, जबकि परिमाण, परिमाण सबूत नहीं होता, ये जो होता है आपका ये मात्रा होती है। क्या होती है? परिमाण, मात्रा, नापतोल का पता चलता है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। जबकि आगे क्या है, गण, गण का मतलब क्या होता है, समूह, और गणनीय का जो अर्थ होता है गिनने के योग्य, ठीक है। तो इस तरह से देखो शब्द युग्म से दो क्वेश्चन बने, दोनों उम्मीद करता हूं सही हुए होंगे क्योंकि आपने पर्यायवाची ढंग से कर रखे हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 17 नंबर। 17 में जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताओ। जो शुद्ध वाक्य क्या है इसमें, टेलीफोन का विकास किसने किया, पहला दिया गया है। दूसरा, अपुन तेरे को मेरे को देखते ही काट दिया करो क्योंकि ये हिंदी में कुछ होते नहीं है। कितना गठित शरीर है, गलत ये भी। उसके बाद राजा दशरथ के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी, यही हमारा सही हो जाएगा। राजा दशरथ के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी, यही हमारा शुद्ध वाक्य है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 18वां नंबर, निम्नलिखित में से क्वेश्चन देख लेते एक बार जो हमारा 18वां दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, अर्थात कौन सी वर्तनी शुद्ध दी गई है। तो 18वां जो हमारा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है, जो इसमें शुद्ध रूप दिया गया है, मैथिली शरण, इसमें बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। क्लियर है? बाकी सब शब्द आसान है और सब अशुद्ध दिए गए हैं, मैथिली इसमें शुद्ध लिखा गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 19वां, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये बिल्कुल हो गया। उसके बाद देखते हैं 19वां जो दिया गया, निम्नलिखित में से मेधावी में प्रयुक्त प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन है, मेधावी में कौन सा प्रत्यय दिया गया है। तो मेधा है वो, मेधावी में कौन सा प्रत्यय है, इसमें बी प्रत्यय है। तो मेधावी में कौन सा, मेधावी, इसमें बी प्रत्यय दिया गया है, ठीक है। प्रत्यय जो हमारा एक अभिकारी शब्द होता है,
और जो हमारे शब्द का एक अंश होता है। क्लियर? तो याद रखना उपसर्ग भी और प्रत्यय भी अभिकारी होते हैं और शब्द के अंश होते हैं। प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं और नया रूप दे देते हैं, तो जबकि उपसर्ग पहले लगते हैं नया रूप दे देते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस शब्द में कु उपसर्ग, उपसर्ग से क्वेश्चन है, कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? उपसर्ग शब्द के पहले होते हैं, ये भी अभिकारी शब्द होते हैं, ठीक है, और ये भी हमारे क्या होते हैं, शब्द के अंश होते हैं, जो कि शब्द के प्रारंभ में लग के उसका नाम बदल देते हैं, रूप बदल देते हैं। इसमें दिया गया है कु उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है? पहला दिया है कुरूप, इसमें तो सही है क्योंकि बचा हुआ शब्द रूप है, जिसका अर्थ भी निकला है कुरूप। उसके बाद जो दिया गया है हमारा कुकर्म, कर्म का भी अर्थ है, बचा हुआ शब्द जो है अगला लगा है कुशल, सल का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात यही हमारा उपसर्ग होगा, जिससे इसमें गलत दिया गया है। उसके बाद कुचाल, ये भी हमारा सही बैठ जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था निम्नलिखित में से किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्लियर है? उपसर्ग प्रत्यय से दोनों से क्वेश्चन थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 21वां। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत के अपने शब्द होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जो हमारा तत्सम रूप होगा, अग्र हमारा एक तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा आगे होगा। जबकि आंख का तत्सम सभी को पता है, आंख एक जो हमारा तद्भव है, इसका जो हमारा तत्सम होगा, आंख का तत्सम अक्षी होता है, जबकि आग का तत्सम अग्नि होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए है, आज का तत्सम बताना है, आज का तत्सम क्या होगा? क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें तद्भव दिए, पहले में तत्सम थे, जो दिया गया है इसमें तद्भव बताना है। तो हमारा जो तद्भव होगा, अन्य हमारा तद्भव है, ये किसका है? अमृत का। अमृत हमारा तत्सम हो जाएगा। ठीक है, जबकि इष्टि का हमारा तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा ईट, इसका तत्सम रूप हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, जो ईट होगा ये हमारा इष्टि का तत्सम है, हाँ सही यही हो जाएगा। उसके बाद कुपुत्र का क्या हो जाएगा? हमारा कुपुत्र का कपूत हो जाएगा। कुपुत्र का जो तद्भव बनेगा कपूत बनेगा, जबकि उल्लूक का क्या बनेगा? उल्लू बनेगा। क्लियर है? तो ये चारों ऑप्शन थे, ऊपर भी हमने चारों किए, टोटल 8 हो गए। इसी तरह से क्वेश्चन करने होते हैं जो प्रैक्टिस सेट होता है। सही, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, ये हमारे ब्लोम शब्द है। ठीक है, ब्लोम शब्द तत्सम तद्भव पर्यायवाची, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 23, इसमें दिया गया है विपद का क्या ब्लोम शब्द होगा? तो विपद का जो ब्लोम शब्द होगा, विपद का संपद, उर्दय पर हलंत लगा हुआ है, ये याद रखना, शुद्ध वर्तनी में भी आता है संपद। उसके बाद ग्रस्त का, ग्रस्त होता बंधा हुआ, इसका होगा मुक्त अर्थात खुला हुआ। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जो दिया गया है, नेक्स्ट भी हमारा ब्लोम शब्द है प्रवृत्ति, इसका जो होता है प्रवृत्ति का, इसका हमारा हो जाएगा निवृत्ति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, हास का क्या होगा? हास का हंसना होता है, और इसका जो उल्टा हो जाएगा रुदन अर्थात रोना हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारे ब्लोम शब्द थे, ये हमारे टोटल 26 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।